17वीं सदी का भारत छोटी बड़ी रियासतों और विशाल साम्राज्यों के बीच बटा हुआ था। यहाँ युद्ध का मतलब था हजारों सैनिकों का आमने सामने का टकराव और पारंपरिक घेराबंदी, जहाँ जीत अक्सर सिर्फ उसी की होती थी जिसके पास ज्यादा संख्या बल हो। उस दौर में सत्ता का ढांचा स्थिर था, राजगद्दी विरासत में मिलती थी और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता से अधिक लगान वसूलना होता था। एक एकीकृत और जनकेंद्रित राज्य की कल्पना तत्कालीन राजनीति से पूरी तरह नदारद थी। इसी भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। उन्होंने सत्ता के पारंपरिक केंद्रों को चुनौती दी और शासन करने के प्रचलित तरीकों को पीछे छोड़कर एक नई व्यवस्था खड़ी की। ये समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे एक क्षेत्रीय नायक ने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को मात देने के लिए एक नई युद्ध नीति और प्रशासनिक तंत्र विकसित किया। उनकी इस सफलता को दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, भूगोल को हथियार बनाने की उनकी सैन्य कला, और दूसरा, एक प्रगतिशील नागरिक प्रशासन की स्थापना। शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति का आधार गनीमी कावा था। यहाँ युद्ध का फैसला मैदान में सैनिकों की गिनती से नहीं, बल्कि पहाड़ों और जंगलों की रणनीतिक इस्तेमाल से तय होता था। इस रणनीति का केंद्र थे दक्कन के पठार पर बने पहाड़ी किले। उन्होंने इन ऊंचाइयों को किलों के एक ऐसे नेटवर्क में बदल दिया जो हमलावर सेना के लिए अभेद्य दीवार साबित हुए। इस दृश्य को देखिए, ये संकरा रास्ता हमलावर सेना को थकने पर मजबूर कर देता था। बिना आड़ के ऊपर चढ़ना दुश्मन को असुरक्षित बनाता था। जब फौज धीमी पड़ती, तब ऊपर प्राचीरों के पीछे छिपे रक्षक उन पर भारी पड़ते थे। ये मानचित्र दिखाता है कि कैसे एक विशाल सेना इन बिखरे हुए किलों के जाल में उलझकर अपनी शक्ति खो देती थी। शिवाजी महाराज ने सीधे टकराव के बजाय दुश्मन की रसद और संचार व्यवस्था को इन दुर्गम रास्तों पर तोड़ना शुरू किया। यहाँ किलों के भीतर की संरचना को देखें। ये सिर्फ सैन्य चौकियां नहीं थीं, बल्कि आत्मनिर्भर बस्तियां थीं। अनाज के भंडार और जल स्रोतों की मौजूदगी की वजह से ये किले महीनों तक चलने वाली घेराबंदी को आसानी से झेल सकते थे। इस प्रकार उन्होंने पहाड़ों की प्राकृतिक ऊंचाइयों को एक सक्रिय रक्षा तंत्र में बदल दिया, जिसने बड़ी और महंगी सेनाओं की मारक क्षमता को पूरी तरह सीमित कर दिया। महज युद्ध जीतना किसी को शासक नहीं बनाता, उसके लिए एक टिकाऊ नागरिक प्रशासन की जरूरत होती है। शिवाजी महाराज ने विजित क्षेत्रों को सिर्फ अपने अधिकार में नहीं लिया, बल्कि उन्हें एक सुव्यवस्थित राज्य में तब्दील किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार जागीरदारी प्रथा का अंत था। उन्होंने उन वंशानुगत बिचौलियों की सत्ता को खत्म किया जो दशकों से किसानों का शोषण कर रहे थे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे जागीरदारों को हटाकर राज्य ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। अब कर का निर्धारण फसल की पैदावार के आधार पर होता था, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली। इसके साथ ही उन्होंने एक सख्त न्याय व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता की नीति अपनाई। उनके शासन में योग्यता को वंश या धर्म से ऊपर रखा गया, जो उस समय के अन्य साम्राज्यों की तुलना में एक विरल उदाहरण था। इन नीतियों ने आम जनता के भीतर राज्य के प्रति भय के बजाय सम्मान और निष्ठा पैदा की। लोग अब खुद को इस नए स्वराज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करने लगे थे। प्रजा को सक्रिय हितधारकों स्टेक होल्डर्स में बदलकर उन्होंने शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। ये समारोह महज एक उत्सव नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की औपचारिक घोषणा थी। छत्रपति की उपाधि उनके सैन्य कौशल और नागरिक सुधारों की सफलता का तार्किक परिणाम थी। ये विरासत में मिली कोई पदवी नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और नवाचार से अर्जित सम्मान था। प्रशासन को निरंतरता देने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद बनाई। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि शासन की नीतियां किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी सुचारू रूप से चलती रहें। उनके द्वारा स्थापित इसी संस्थागत मजबूती के कारण उनके बाद आने वाली पीढ़ियां भी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ दशकों तक संघर्ष जारी रख सकीं। आज शिवाजी महाराज की कहानी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कैसे स्पष्ट विजन और व्यवस्थित सुधारों के जरिए शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है।